कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं या वो विशाल पुल, आखिर ये टिके कैसे रहते हैं? इसका राज छुपा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के दो हीरोज, कॉलम्स और स्ट्रट्स में। आज हम इन्हीं कंप्रेशन मेंबर्स यानी संपीड़न सदस्यों के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सामने दिख रहा है वो सिर्फ एक स्टील का ढांचा नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो लगातार दबाव मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्सेस का सामना कर रहा है। आज हम उन्हीं सिद्धांतों को समझेंगे जो ऐसी बड़ी बड़ी संरचनाओं को मजबूती से खड़ा रखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये संपीड़न सदस्य होते क्या हैं। फिर कॉलम और स्ट्रट्स के बीच का फर्क जानेंगे। उसके बाद बकलिंग की चुनौती को समझेंगे और देखेंगे कि यूलर्स फॉर्मूला इसमें कैसे मदद करता है। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिए कुछ खास बातें भी जानेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये कंप्रेशन मेंबर्स आखिर हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी ढांचे की रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं जो पूरा का पूरा भार उठाते हैं। तो देखिए, एक कंप्रेशन मेंबर वो हिस्सा है जिसे उसकी लंबाई के साथ दबाया या निचोड़ा जा रहा है। जरा सोचिए, आप एक स्ट्रॉ को दोनों सिरों से दबा रहे हैं। वो स्ट्रॉ उस वक्त एक कंप्रेशन मेंबर की तरह काम कर रहा है। इसका मुख्य काम ही है दबाव को झेलना और अपनी जगह पर टिके रहना। अब कंप्रेशन मेंबर्स की दुनिया में दो मुख्य किरदार हैं, कॉलम और स्ट्रट्स। वैसे तो दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। और ये अंतर समझना बीटेक के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? कॉलम, जैसा हम सब जानते हैं, आमतौर पर वर्टिकल होते हैं, जैसे बिल्डिंग के खंभे जो सीधा ग्रेविटी का लोड उठाते हैं। दूसरी तरफ हैं स्ट्रट्स। ये किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर झुके हुए। ये अक्सर आपको ट्रस स्ट्रक्चर्स में दिखेंगे, जैसे पुलों में या छतों में। और ये स्लाइड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस रूफ ट्रस को देखिए जरा। इसमें जो झुके हुए मेंबर्स हैं, जो दबाव झेल रहे हैं, वही स्ट्रट्स हैं। ये सब मिलकर पूरी संरचना में लोड को बराबर बांट देते हैं। अब देखिए, कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन करते वक्त सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि वो कुचल ना जाएं। एक और बहुत बड़ा खतरा है, और वो है बकलिंग। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई मेंबर इतना मजबूत है कि वो क्रश नहीं हो सकता, तो फिर वो फेल कैसे हो सकता है? जवाब उसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि उसकी स्टेबिलिटी में छिपा है। बकलिंग होती क्या है? जब कोई लंबा मेंबर लोड के नीचे आने पर क्रश होने के बजाय अचानक साइड में मुड़ जाता है या बेंड हो जाता है। ये मटेरियल की मजबूती की विफलता नहीं है, ये उसकी स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की विफलता है। मेंबर का आकार उस भार को संभाल नहीं पाता और वो अपनी सीधी शेप खो देता है। तो इंजीनियर्स इस रिस्क को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक टर्म है स्लेंडरनेस रेशियो या पतलापन अनुपात। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेंबर की इफेक्टिव लेंथ और उसके मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन का अनुपात है। ये रेडियस हमें बताता है कि मेंबर का क्रॉस सेक्शनल मास उसके सेंटर से कितना फैला हुआ है, यानी वो बकलिंग को कितना रोक पाएगा। सीधा सा नियम है, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, बकलिंग का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सिर्फ मेंबर की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि उसे पकड़ा कैसे गया है। जिस तरह से एक कॉलम या स्ट्रट को उसके सिरों पर सहारा दिया जाता है, उसका उसकी बकलिंग के प्रति प्रतिरोध पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस असर को नापने के लिए इंजीनियर्स एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये कॉलम की असल लंबाई नहीं है, बल्कि एक तरह की एडजस्टेड लंबाई है जो ये ध्यान में रखती है कि उसके सिरे कितने मजबूती से जकड़े हुए हैं। इससे हमें अलग अलग सपोर्ट वाले कॉलम्स की ताकत की सही तुलना करने में मदद मिलती है। चलिए इन दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बाईं तरफ दोनों सिरे पिन किए हुए हैं, यानी वे घूम सकते हैं। यहाँ इफेक्टिव लेंथ, जिसे L से दिखाया गया है, असल लंबाई L के बराबर है। अब दाईं तरफ देखिए, यहाँ एक सिरा फिक्स है और दूसरा पिन किया हुआ है। इस मजबूत कनेक्शन की वजह से इफेक्टिव लेंथ घटकर असल लंबाई का सिर्फ 0.85 गुना रह जाती है, जो इसे बकलिंग के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाता है। अच्छा, ये टेबल एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 स्टैंडर्ड कंडीशंस को दिखाती है। ध्यान से देखिए कि इफेक्टिव लेंथ कितनी जबरदस्त तरीके से बदल सकती है। दोनों सिरों को फिक्स करने से ये आधी हो जाती है, जिससे मेंबर बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन एक सिरे को खुला छोड़ने पर यह 2 गुनी हो जाती है, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाता है।
तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को इस्तेमाल करके हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई कॉलम कब बकल होगा। और यहीं पर एंट्री होती है महान गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर की। और ये रहा वो फेमस फॉर्मूला। ये है ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस यानी FCC का फॉर्मूला। ये हमें बताता है कि कोई कॉलम बकल होने से ठीक पहले तक कितना स्ट्रेस या दबाव झेल सकता है। और देखिए, ये दो मुख्य चीज़ों पर निर्भर करता है। मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस यानी E, जो उसकी कठोरता बताता है, और कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो यानी LE/R, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल स्ट्रेस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो काफी कुछ कवर हो गया है। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो खास तौर पर एग्जाम में काम आएंगे। स्ट्रट्स की बात करें तो ये दो टाइप याद रखने हैं, असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस और सतत यानी कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस स्ट्रट जो कई जोड़ों से होकर गुजरता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और ये भी याद रखिएगा कि कनेक्शन में बोल्ट की संख्या उसकी इफेक्टिव लेंथ को बदल सकती है, जिससे उसकी ताकत पर सीधा असर पड़ता है। और ये टेबल ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कॉलम और स्ट्रट के बीच के अंतर को समझने के लिए। ओरिएंटेशन, फेलियर मोड और इनके सामान्य इस्तेमाल में जो मुख्य अंतर है उस पर ध्यान दें। एग्जाम से पहले एक नज़र डालने के लिए ये बेस्ट है। तो अगली बार जब किसी पुल के नीचे से गुजरें या किसी कंस्ट्रक्शन साइट को देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। क्या अब आप कॉलम और स्ट्रट्स को पहचान पा रहे हैं? इन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद आप अपने आसपास की दुनिया को एक इंजीनियर की नज़र से देख पाएंगे, उन अदृश्य ताकतों को समझते हुए जो सब कुछ अपनी जगह पर बनाए रखती हैं।